एवरीवन, फर्स्ट टॉपिक आज का है हमारा मुक्ति कारवां। तो देखिए मुक्ति कारवां क्या है। राजस्थान में बाल मजदूरी, बाल दुर्व्यवहार, बाल शोषण, यौन शोषण, बधुआ मजदूरी के खिलाफ जनचेतना का संदेश देने के लिए मुक्ति कारवां नामक संदेश रथ को जयपुर से रवाना किया गया है। मुक्ति कारवां क्या है, जो बाल अपराध हैं उनके जो उनके खिलाफ जो चीज़ें बाल अपराध हो रही हैं उनके खिलाफ जनचेतना को जागृत करने के लिए एक संदेश रथ को जयपुर से रवाना किया गया है। अब देखिए इसमें राजस्थान पुलिस और जो कैलाश सत्यार्थी चिल्ड्रन फाउंडेशन है वो दोनों साथ में मिलकर इसको संचालित कर रहे हैं। तो जागरूकता फैलाने का जो उद्देश्य है, उस उद्देश्य से ये जो आपका जो रथ है, संदेश रथ है, वो 2 महीने के अंदर, टाइम जो लिमिट है वो 2 महीने का, 2 महीने के अंदर राजस्थान के 8 जिलों की यात्रा करेगा। इसमें कौन कौन से और पार्टनर्स है देख लेते हैं, कौन सहयोग कर रहे हैं। देखिए इसमें है बचपन बचाओ आंदोलन जो कैलाश सत्यार्थी का ही है, बाल आश्रम, श्री आसरा विकास संस्थान व गायत्री सेवा संस्थान भी इस अभियान में सहयोग कर रहे हैं। नेक्स्ट जो हमारा है वो है फ्रूट ट्रेन। क्या है फ्रूट ट्रेन? तो देखिए जनवरी 2020 में भारत की पहली फ्रूट ट्रेन को आंध्र प्रदेश के अनंतपुर जिले के ताड़ीपत्री रेलवे स्टेशन से जवाहरलाल नेहरू मुंबई पोर्ट के लिए रवाना कर दिया गया है। तो देखिए क्या है कि जो फ्रूट ट्रेन है वो हमारा कहाँ से, आंध्र प्रदेश के अनंतपुर जिले के ताड़ीपत्री रेलवे स्टेशन से रवाना हुआ। कहाँ गया? ये गया जवाहरलाल नेहरू पोर्ट। अब जवाहरलाल नेहरू पोर्ट से इसको जो है रवाना किया जाएगा ईरान के लिए, और वो जो है फलों की खेप जो है ईरान पहुंच जाएगी। ठीक है, तो जो ट्रेन होगा उसका कुछ जो उसके फीचर्स हैं वो देख लेते हैं। ट्रेन में वातानुकूलित कंटेनर का उपयोग किया गया है। क्यों? क्योंकि जो आपके फ्रूट्स होते हैं वो क्या होते हैं, पेरिशेबल होते हैं, वो बहुत जल्दी ख़राब हो जाएंगे, तो इसलिए वातानुकूलित कंटेनर का यूज़ किया गया है। तो ये मेनली ईरान को जो है फलों की खेप भेजी जा रही है। नेक्स्ट हमारा है वधावन बंदरगाह या वधावन पोर्ट। तो देखते हैं, देखिए फरवरी 2020 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने महाराष्ट्र की दहानु के पास वधावन बंदरगाह स्थापित करने की सैद्धांतिक मंजूरी दे दी है। तो पहली बात जो है, ये वधावन बंदरगाह कहाँ स्थापित किया जा रहा है? ये महाराष्ट्र के दहानु के पास। ठीक है, महाराष्ट्र के दहानु के पास किया जा रहा है। अब देखिए क्या है कि वधावन बंदरगाह को लैंडलॉर्ड पोर्ट मॉडल के तहत विकसित किया जाएगा। किसके तहत विकसित किया जाएगा? लैंडलॉर्ड पोर्ट मॉडल के तहत विकसित किया जाएगा। देखिए लैंडलॉर्ड पोर्ट मॉडल में बंदरगाह प्राधिकरण एक नियामक निकाय तथा जमीन के मुखिया के रूप में कार्य करता है। तो बंदरगाह जो प्राधिकरण है वो क्या करेगा? वो एक मुखिया के रूप में या लैंडलॉर्ड के रूप में काम करेगा। जबकि जो निजी कंपनियां हैं, जो प्राइवेट कंपनीज होंगी, वो बंदरगाह के संचालन का काम करेंगे। मुख्य रूप से कार्गो हैंडलिंग, जो भी संचालन में जो काम होता है, मेनली कार्गो हैंडलिंग का काम कौन करेगा? कंपनी करेगी। और जो बंदरगाह प्राधिकरण होगा वो मुखिया या लैंडलॉर्ड का काम की तरह काम करेगा। ठीक है, तो देखिए क्या है कि इस पोर्ट के विकास के लिए जवाहरलाल नेहरू पोर्ट ट्रस्ट JNPT जिसको बोलते हैं के साथ एक स्पेशल पर्पज व्हीकल या SPV का गठन किया जाएगा, जो परियोजना में 50% या उससे अधिक की बराबर की इक्विटी भागीदारी होगी उसकी। ठीक है ना। नेक्स्ट हमारा है वो क्या है? हिडकल परियोजना। तो क्या है हिडकल परियोजना? जनवरी 2020 में कर्नाटक के बेलागावी जिले में घाटप्रभा नदी पर हिडकल परियोजना का शुभारंभ किया गया। तो क्या है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, कहाँ पे किया गया हिडकल परियोजना का शुभारंभ? ये जो है घाटप्रभा नदी, और कहाँ पे है ये? जो कर्नाटक के बेलगावी जिले के घाटप्रभा नदी पर हिडकल परियोजना का शुभारंभ किया गया। देखिए यह परियोजना 1977 में बनकर तैयार हुई थी। इस बांध पर एक जलाशय का निर्माण करके इसे बहुउद्देशीय परियोजना में परिवर्तित किया गया। ठीक है, मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट, जिस बहुत सारे, एक ही पर्पज़ नहीं है, बहुत सारे पर्पज़ हैं, इरिगेशन भी और आपका जो है ड्रिंकिंग वाटर भी है, तो ये जो है और इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन, ऐसी बहुत सारी जो है मल्टीपर्पज़ जो है के लिए ये जलाशय का निर्माण किया गया। कर्नाटक में प्रवाहित होने वाली घाटप्रभा नदी कृष्णा नदी की सहायक नदी है। तो एग्जाम में आ सकता है कि कृष्णा नदी की सहायक नदी कौन सी है? तो घाटप्रभा, उसका जो अगर ऑप्शन है तो घाटप्रभा पे सही टिक लगाना होगा। ठीक है, अब देखिए घाटप्रभा नदी की सहायक नदियाँ कौन सी हैं? हिरव्यकेशी। ठीक है, क्या नाम है? हिरव्यकेशी।
और क्या है, मार्कंडेय। तो घाटप्रभा की भी जो सहायक नदियां हैं वो हैं हिरव्यकेशी और मार्कंडेय। और घाटप्रभा किसके सहायक नदी है, वो आपकी है कृष्णा नदी की। ठीक है, ज्ञातव्य है कि कृष्णा नदी प्रायद्वीपीय भारत की दूसरी सबसे बड़ी नदी है। दूसरी सबसे बड़ी नदी कौन सी है, जो है कृष्णा नदी। कहाँ की, पेनिनसुलर इंडिया की, प्रायद्वीपीय भारत की। और पहली जो सबसे बड़ी है पेनिनसुलर इंडिया की सबसे बड़ी नदी कौन सी है, आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। या देखिए ये गोदावरी नदी जो सबसे बड़ी नदी है, पहली सबसे बड़ी नदी है, तथा इसका उद्गम महाराष्ट्र के पश्चिम घाट में स्थित महाबलेश्वर के समीप होता है। ठीक है, कृष्णा नदी जो है वो दूसरी सबसे बड़ी नदी है प्रायद्वीपीय भारत की, और इसका जो उद्गम है वो महाराष्ट्र के पश्चिमी घाट के महाबलेश्वर के समीप होता है। यह नदी जो है कृष्णा नदी वो महाराष्ट्र, कर्नाटका, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश से होकर बहती है और अंत में बंगाल की खाड़ी में मिल जाती है। कृष्णा की सहायक नदी कोयना, घाटप्रभा, मालप्रभा, भीमा और तुंगभद्रा है। एक बार देखते हैं फिर से, जो कृष्णा की सहायक नदियां हैं वो कौन सी हैं, कोयना, घाटप्रभा, मालप्रभा, भीमा, तुंगभद्रा आदि। ठीक है ना। तो जो घाटप्रभा हमने देखा पहले ही ये कृष्णा की सहायक नदी है। तो और कुछ सहायक नदियां हैं जो एग्जाम में बार बार पूछते हैं, इवन ये जो है आपके यूपीएससी के यूपीपीसीएस के एग्जाम में बहुत ही फ्रिक्वेंटली पूछा जाता है। तो आपको ध्यान रखना है कि कृष्णा की सहायक नदी है कोयना, घाटप्रभा, मालप्रभा, भीमा और तुंगभद्रा। नेक्स्ट टॉपिक हमारा है वो है इंडिया इंटरनेशनल सी फूड शो। ठीक है, इंडिया इंटरनेशनल सी फूड शो देखते हैं। देखिए इंडिया इंटरनेशनल सी फूड जो शो है उसका 22वां संस्करण का आयोजन किया गया। कहाँ पे किया गया, समुद्री उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण, ठीक है, उसी के द्वारा किया गया। मरीन, इसको कहते हैं मरीन प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी। वहाँ कहाँ पे किया गया, ये जो है केरल में कोची में किया गया। ठीक है, तो देखिए 22वां जो है हमारा ये संस्करण था इंडियन इंटरनेशनल सी फूड शो का। और ये किसके द्वारा इसका जो है किया गया, इसका जो आयोजन है वो मरीन फूड एक्सपोर्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी के द्वारा केरल कोची में किया गया। ठीक है, थीम क्या थी, थीम थी देखिए नीली क्रांति मूल्यवर्धन से परे उत्पाद, इंग्लिश में कहते हैं ब्लू रेवोल्यूशन बियॉन्ड प्रोडक्शन टू वैल्यू एडिशन। ठीक है ना, नीली क्रांति मूल्यवर्धन से परे उत्पादन क्या है इसमें, समुद्री निर्यात विकास प्राधिकरण, समुद्री खाद्य निर्यात संघ यानी कि सी फूड एक्सपोर्ट एसोसिएशन ऑफ इंडिया के साथ वाणिज्यिक एवं उद्योग मंत्रालय यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के अंतर्गत आता है। तो ये अगर एग्जाम में आएगा कि जो सी फूड एक्सपोर्ट एसोसिएशन ऑफ इंडिया है वो किस मंत्रालय के अंदर आएगा, तो आएगा मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के अंतर्गत। यह भारतीय निर्यातकों और समुद्री उत्पादों के विदेशी आयातकों के मध्य सहभागिता का एक मंच प्रदान करता है। तो इंडिया से जितने एक्सपोर्टर्स होंगे और जो लोग बाहर की इंपोर्ट करना चाहेंगे इंडिया का सी फूड जो है, उनके बीच एक कनेक्टिंग लिंक होगा, एक जो है उनके बीच बातचीत करना या उनके बीच जो आपकी ट्रेड अंडरस्टैंडिंग को इंक्रीज़ करने के लिए एक जो है मंच, एक जो है आपका एक बेस प्रोवाइड करता है ये। ठीक है, देखिए नेक्स्ट देखते हैं सक्षम कैंपेन। सक्षम अभियान क्या है, केंद्रीय पेट्रोलियम व प्राकृतिक गैस मंत्रालय के अधीन पेट्रोलियम संरक्षण अनुसंधान संघ ने देश में तेल और गैस के संरक्षण प्रति जागरूकता फैलाने के लिए सक्षम अभियान की शुरुआत 16 जनवरी 2020 से हुई। तो ये कहाँ पे हुई, केंद्रीय पेट्रोलियम व प्राकृतिक गैस मंत्रालय के द्वारा हुई। और किस लिए हुई, जो देश में तेल और गैस के संरक्षण है उसके प्रति जागरूकता फैलाने के लिए की गई। ठीक है, इसका मुख्य उद्देश्य क्या है, ईंधन संरक्षण के प्रति जागरूकता फैलाना। ठीक है, इस अभियान के द्वारा पोल्यूशन का सॉल्यूशन, ठीक है ना, सॉल्यूशन जो है किसका निकालना है, पोल्यूशन का संदेश दिया जाएगा। पेट्रोलियम संरक्षण अनुसंधान संघ ने राष्ट्रीय शिक्षा अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद एनसीईआरटी के साथ मिलकर ईंधन संरक्षण की थीम पर एक कॉमिक बुक तैयार की है। तो जो है आपका जो पेट्रोलियम संरक्षण अनुसंधान संघ है वो एनसीईआरटी के साथ मिलकर एक कॉमिक बुक भी प्रिपेयर जो है कर चुकी है। और ये जो पुस्तक है ई पाठशाला पर उपलब्ध है, अगर आप चाहिए तो वहाँ से जाके पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट जो हमारा है भोपाल में खोली गई भारत की पहली ई वेस्ट क्लिनिक। जो ई वेस्ट क्लिनिक है पहली भारत की, वो भोपाल में खोली गई। हमने देखा था पीछे, एक बार थोड़ा सा है इसमें रिवीजन करते हैं।
देखिए, मध्य प्रदेश के भोपाल में देश की पहली ई वेस्ट इलेक्ट्रॉनिक कचरा क्लिनिक खोला गया है। इस क्लिनिक से घरेलू तथा वाणिज्यिक इकाइयों से आने वाले जो वेस्ट मटेरियल्स हैं उनका पृथक्करण करके, उनका प्रसंस्करण करके उनका सुरक्षित निपटारा किया जाएगा। ठीक है ना, क्योंकि ये जो है हमारे इन्वायरमेंट को पल्यूट कर सकते हैं अगर उसको हम जो है उसका हम सेग्रीगेशन नहीं करते हैं, उसका हम प्रसंस्करण नहीं करते हैं। तो इस ई वेस्ट क्लिनिक की स्थापना जो है कौन करता है? सीबीसीपी। ठीक है ना, कौन है? केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड तथा भोपाल म्युनिसिपल कॉरपोरेशन, दोनों मिलके जो है इसकी स्थापना उन्होंने की है। तो इसमें क्या है, इलेक्ट्रॉनिक कचरा का क्या है, इसको क्या कहते हैं? इलेक्ट्रॉनिक कचरा क्या होता है? तो जैसे मान लीजिए कि वैद्युत या इलेक्ट्रॉनिक उपकरण बहुत सारे होते हैं जो टूट फूट जाते हैं, जो पुराने हो जाते हैं, ख़राब हो जाते हैं, बेकार हो जाते हैं और उसके कारण उनको फेंक दिया जाता है। तो इससे कुछ जो है इसको रीप्रोसेस किया जा सकता है और ये जो है बहुत ज़्यादा हार्मफुल भी होते हैं, जैसे बैटरीज़ वगैरह होती हैं या कुछ ऐसे जो है मेटल्स होते हैं जो हमारे इन्वायरमेंट के लिए बहुत ही ज़्यादा पॉल्यूशन क्रिएट करते हैं। तो इसको क्या करना है, इनको रीप्रोसेस हम कर सकते हैं, जो हमारा ई वेस्ट क्लिनिक खुला हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट है जन सेवक योजना। क्या है जन सेवक योजना? तो देखिए, कर्नाटक सरकार ने ही हाल में ही जन सेवक नामक योजना की घोषणा की है। किसने की है जन सेवक योजना? कर्नाटक सरकार ने। अब इस योजना के तहत राज्य के नागरिकों को विभिन्न सरकारी सेवाओं की होम डिलीवरी की जाएगी। ठीक है, सरकारी जो गवर्नमेंट सर्विसेज हैं उनकी होम डिलीवरी की जाएगी। कैसे? देखिए, इस योजना का क्रियान्वयन दसरहल्ली क्षेत्र में, कौन सा क्षेत्र है? दसरहल्ली क्षेत्र में पायलट बेसिस पे किया जाएगा। बाद में इस योजना का क्रियान्वयन अन्य क्षेत्रों में भी किया जाएगा। तो एक बार मतलब जैसे होता है ना, कोई प्रोजेक्ट होता है तो हम उसको क्या करते हैं, पहले टेस्ट करते हैं। तो दसरहल्ली में इसकी टेस्टिंग होगी और इसके बाद अगर वो सक्सेसफुल होता है तो उसका जो है क्रियान्वयन, उसका जो इम्प्लीमेंटेशन है वो आगे भी किया जाएगा। ठीक है, इस योजना के तहत लोगों को राशन कार्ड, वरिष्ठ नागरिक पहचान पत्र, स्वास्थ्य कार्ड घर तक पहुंचाए जाएंगे। ठीक है ना, कौन कौन सी चीज़ें? राशन कार्ड, वरिष्ठ नागरिक पहचान पत्र और स्वास्थ्य कार्ड, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स हैं, जो बहुत ही जो है ज़रूरी होते हैं और इनकी ज़रूरत पड़ती रहती है। तो ये सारी जो गवर्नमेंट सर्विसेज हैं वो उनकी होम डिलीवरी घर पर कर दी जाएगी। इस योजना के लिए एक एक्सक्लूसिव मोबाइल नंबर तथा एक वेबसाइट को लॉन्च किया गया है, जिसके द्वारा लोग 53 सेवाओं का लाभ उठा सकते हैं। जब कोई नागरिक सरकार की वेबसाइट से सेवा के लिए आवेदन करता है तो एक जनसेवक को उस सेवा का कार्य दिया जाता है जो उस व्यक्ति को वांछित सेवा मुहैया कराए। ठीक है, जैसे मोबाइल से हमने जो है इन्फॉर्म कर दिया कि हमें इस सेवा की ज़रूरत है, तो वहाँ पे जो एक जनसेवक होंगे उनको जो है वो चीज़ अलॉट कर दी जाएगी कि आपको इसको फुलफ़िल करना, आप इसको कंप्लीट करके दीजिए। ठीक है, तो नेक्स्ट हमारा है भारतीय रेलवे का 100% विद्युतीकरण। ठीक है, हमारे जो भारतीय रेलवे है, इंडियन रेलवे, उसको 100% इलेक्ट्रिफिकेशन की बात हो रही है। 27 जनवरी 2020 को भारत ब्राज़ील बिजनेस फोरम के अवसर पर केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने वर्ष 2024 तक भारतीय रेलवे को कंप्लीट 100% इलेक्ट्रिफिकेशन करने का लक्ष्य रखा है। ठीक है, कब तक के लिए रखा है? 2024 तक। ठीक है, और ये कहाँ कहा गया? भारत ब्राज़ील बिजनेस फोरम में। किसने कहा? जो हमारे केंद्रीय मंत्री हैं पीयूष गोयल। ठीक है, ऐसा होने पे भारतीय रेलवे 100% विद्युत से संचालित होने वाला दुनिया का प्रथम रेलवे हो जाएगा। ठीक है, फर्स्ट रेलवे जो होगा वो भारत हो जाएगा अगर 100% इलेक्ट्रीफाई हो जाता है 2024 तक। तो इसमें क्या है कि भारतीय रेलवे ने 2030 तक शून्य उत्सर्जन नेटवर्क का निर्माण का लक्ष्य रखा है। ठीक है, शून्य उत्सर्जन नेटवर्क के निर्माण का लक्ष्य रखा है। तो अभी प्रेजेंट टाइम में क्या है कि भारतीय रेलगाड़ियाँ डीजल अथवा बिजली से संचालित होती हैं। ठीक है, डीजल से या बिजली से संचालित होती हैं। तो भारत की लगभग 2/3 माल जो ढुलाई होती है वो रेलवे के द्वारा की जाती है। 2/3 जो हम क्या करते हैं, माल की डिलीवरी करते हैं, जो हमारे गुड्स होते हैं उनको हम ट्रांसपोर्ट करते हैं, वो सारा ट्रांसपोर्टेशन रेलवे के थ्रू किया जाता है। नीति आयोग के अनुसार 2014 में रेलवे का कार्बन उत्सर्जन 6.84 मिलियन टन था। इसलिए पर्यावरण की दृष्टि से भी रेलवे का विद्युतीकरण इम्पॉर्टेंट है। तो जो कार्बन उत्सर्जन है
ठीक है ना, वो है ज़्यादा रेलवे का 6.84। और हमारी कुछ जो है जो वर्ल्ड लेवल पे जो फोरम्स हैं उसमें क्या है, इंडिया को अपना जो कार्बन उत्सर्जन है उसको कम करना, इवन सारी कंट्रीज़ के लिए जो है ये है कि कम करना और बताना होता है कि हमने इतना कम किया। तो रेलवे अकेले ही 6.8 मिलियन टन जो है कार्बन उत्सर्जन कर देता है। तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि अगर रेलवे का उत्सर्जन कट जाता है तो काफ़ी जो है लिमिट तक हम इसको कंट्रोल कर पाएंगे। तो इसलिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट जो है एक स्टेप है और ये बहुत ही सराहनीय भी है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा है सिद्धि जनजाति। क्या है सिद्धि ट्राइब्स के बारे में? देखिए, भारतीय संसद में लोकसभा के ध्वनि मत से संविधान आदेश संशोधन विधेयक 2019, कौन सा संविधान अनुसूचित जनजाति आदेश संशोधन विधेयक 2019 पारित कर दिया गया। इसे राज्यसभा पहले पास कर चुकी है। इस विधेयक में कर्नाटक राज्य की परिवारा और तलवारा दो समुदाय हैं। परिवारा और तलवारा समुदाय को अनुसूचित जनजाति वर्ग में शामिल किया गया। ध्यान रखिएगा, ये परिवारा और तलवारा कहाँ से बिलोंग करती हैं? कर्नाटक से। तो परिवारा और तलवारा को अनुसूचित जनजाति वर्ग में शामिल किया गया है ताकि सरकार द्वारा प्रदान किए जाने वाले आरक्षण और अन्य लाभ प्राप्त हो सके। ठीक है, आरक्षण है और अन्य जो उनको जो है बेनिफिट्स मिलते हैं गवर्नमेंट के थ्रू, वो जो है वो उनको मिल सके। कर्नाटक राज्य के बेलागावी और धारवाड़ की सिद्धि जनजाति को भी इस विधेयक के माध्यम से अनुसूचित जनजाति का दर्जा दिया गया। तो देखिए, जो कर्नाटक राज्य में परिवारा और तलवारा को अनुसूचित जनजाति का दर्जा दिया गया। अब कर्नाटक राज्य में ही बेलगावी के और धारवाड़ के बेलगावी और धारवाड़ के सिद्धि जनजाति को भी जो है इस विधेयक में अनुसूचित जनजाति का दर्जा मिला। तो देखिए क्या है कि सिद्धि विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूह से बिलोंग करती है और इसको कहते हैं पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप्स, पीवीटीजीज। ठीक है, तो सिद्धि जो हमारी है वो पीवीटीजीज का पार्ट है। ठीक है, तो ध्यान रहेगा आपको कौन कौन सा है हमारा, तलवारा, परिवारा और सिद्धि को जो है आपके कौन से ट्राइब्स अनुसूचित जनजाति का दर्जा मिल गया है। नेक्स्ट हमारा है 25th या 25वीं अंतर्राष्ट्रीय राजदूतों का श्रीनगर दौरा। ठीक है, 25 अंतर्राष्ट्रीय राजदूतों का श्रीनगर दौरा। देखते हैं, जम्मू कश्मीर से विशेष राज्य का दर्जा खत्म किए जाने और केंद्र शासित राज्य बनाने के बाद 25 अंतर्राष्ट्रीय राजदूतों का एक प्रतिनिधिमंडल फरवरी 2020 में 2 दिनों के दौरे पर जम्मू कश्मीर गई। तो ये जो प्रतिनिधिमंडल है इसमें कौन कौन कहाँ की कंट्रीज़ के लोग थे? तो इसमें फ्रांस के लोग थे, इटली के थे, न्यूजीलैंड, जर्मनी, कनाडा, अफगानिस्तान के जो आपके राजदूत होते हैं, एम्बेसडर्स होते हैं, वो लोग थे। अब क्या है कि ये जो प्रतिनिधिमंडल है इन्होंने जम्मू कश्मीर की स्थिति को अनुकूल बताया है। उन्होंने बताया कि वहाँ पे जो स्थिति है वो नॉर्मल है, वो सुटेबल है। और यह भी जानकारी दी है कि यहाँ स्कूल और दुकानें भी खुली हुई हैं। ठीक है, केंद्र सरकार ने 5 अगस्त 2019 को जम्मू कश्मीर को जो है विशेष राज्य के दर्जे को समाप्त कर दिया। कब किया था? 5 अगस्त 2019। ठीक है, 5 अगस्त 2019 को, ध्यान रहना चाहिए। नेक्स्ट है हमारा कोटा रानी। तो देखिए क्या है कोटा रानी? जम्मू कश्मीर के प्रमुख नेताओं के विरुद्ध पब्लिक सेफ्टी एक्ट कानून का उपयोग किया गया है। इसी क्रम में जम्मू कश्मीर पुलिस ने, देखिए फिर से देखिए, जम्मू कश्मीर में जो है जो उनके प्रमुख नेता हैं उनके विरुद्ध क्या किया गया है? पब्लिक सेफ्टी एक्ट कानून का प्रयोग किया गया है। अब क्या है कि जम्मू कश्मीर पुलिस ने राज्य की पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती की तुलना मध्यकालीन कश्मीरी रानी कोटा रानी से की। किसने किया? ये जम्मू कश्मीर की पुलिस ने। तो उन्होंने कंपेयर किया है महबूबा मुफ्ती को, जो एक हमारा मिडिएवल टाइम की एक रानी थी कश्मीर की, उनका नाम था कोटा रानी, तो उनसे जो है उनका कंपेरिजन किया गया। देखिए कोटा रानी जो है हिंदू लोहरा वंश की अंतिम शासिका थी। ठीक है, कौन से वंश की? लोहरा वंश की। कोटा रानी राजा सहदेव के समय के प्रधानमंत्री रामचंद्र की पुत्री थी। ठीक है, जब राजा सहदेव का समय था तो उनके जो प्राइम मिनिस्टर थे, प्रधानमंत्री थे उस समय, उनकी जो है पुत्री थी कोटा रानी। 1300 में मंगोलों के नेता जुलचू के नेतृत्व में आक्रमण कर मंगोलों ने कश्मीर को विजित कर लिया था। ठीक है, मंगोलों के नेता ने यहाँ पे आक्रमण करके कश्मीर को विजित कर लिया।
जुलचू के मरने के बाद रामचंद्र ने सिंहासन प्राप्त करना चाहा, लेकिन शाह मीरी वंश के बुद्धिस्ट राजकुमार रिनचेन द्वारा उनका प्रतिरोध किया गया। एकदम स्टोरी की तरह सुनिए इसको। रिनचेन ने रामचंद्र को मारकर सिंहासन प्राप्त कर लिया, ठीक है ना। रिनचेन ने रामचंद्र की बेटी कोटा रानी से शादी कर ली। रिनचेन के मरने के बाद कोटा रानी ने सत्ता अपने पुत्र को न सौंपकर राजा सहदेव के भाई उदयन देव को सौंप दी, ठीक है। यानी किसको सौंप दी? जो राजा सहदेव थे उनके भाई को सौंप दी, ठीक है। अपने जो है पुत्र को नहीं सौंपा। तो कोटा रानी ने उदयन देव से शादी भी कर ली। उदयन देव के मरने के बाद उसने सत्ता अपने हाथ में ले ली। अंत में 1339 में कोटा रानी की मृत्यु हो गई। तो ये पूरी थी कोटा रानी की स्टोरी कि वो जो है जब जो सहदेव वहाँ के राजा थे तो उनके प्रधानमंत्री उनकी जो है की बेटी थी कोटा रानी। और जब जो है यहाँ पे आक्रमण होता है जुलचू का, जुलचू कौन था? मंगोल नेता था। तो आक्रमण के टाइम क्या होता है कि जो कश्मीर का शासन है वो छिन जाता है। और जुलचू के मरने के बाद जो रामचंद्र ने सिंहासन जो है प्राप्त करने की कोशिश की, लेकिन शाह मीरी वंश के जो एक बुद्धिस्ट राजकुमार होते हैं रिनचेन, उन्होंने उसका प्रतिरोध किया और उन्होंने जो है रामचंद्र को मारकर सिंहासन ले लिया था, ठीक है। तो ये पूरी स्टोरी है, इसमें हमें नहीं जाना है। कोटा रानी आप बस जानिएगा कि कोटा रानी कश्मीर से बिलोंग करती थी, ठीक है। नेक्स्ट है सबसे गर्म दशक, ठीक है। सबसे हॉट जो है जो आपका डिकेड है वो 2010 से 2019 का था, ठीक है। जनवरी 2020 में भारतीय मौसम विभाग इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट IMD ने 1901 के बाद वर्ष 2010 और 19 के दशक को भारत का सबसे गर्म दशक घोषित किया, ठीक है। उन्होंने कहा ये भारत का सबसे जो है गर्म दशक है। अब यहाँ है भारतीय मौसम विज्ञान विभाग के अनुसार 2010-2019 के दशक का औसत तापमान पिछले 3 दशकों से औसत तापमान से 0.36 डिग्री अधिक था। कितना अधिक था? अगर हम 30 साल कंपेयर करें तो पिछले 30 सालों में जो है 2010 और 19 का जो टेम्परेचर है वो 0.36 डिग्री ज़्यादा है, ठीक है। वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन WMO के अनुसार 1880 से अभी तक वर्ष 2019 दूसरा सबसे गर्म वर्ष रहा, ठीक है। 1880 से लेके अगर हम अभी तक देखें तो ये दूसरा सबसे जो है ज़्यादा गर्म देश रहा। और अगर सबसे ज़्यादा गर्म जो है वर्ष की बात करें तो ये 2016 जो था वो अभी तक का सबसे गर्म वर्ष था। तो इंडिया जो है वो गर्म जो है डिकेड की बात कर रहा है, 10 वर्ष की बात कर रहा है। और वर्ल्ड जो आपका मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन है वो कह रहा है कि 2080 से अगर हम देखें अभी तक 2020 तक, तो 2016 के बाद 2019 दूसरा अभी तक का सबसे गर्म वर्ष था। नेक्स्ट हमारा है वर्चुअल पुलिस स्टेशन। देखते हैं क्या है वर्चुअल पुलिस स्टेशन। तो देखिए जनवरी 2020 में उड़ीसा सरकार ने वर्चुअल पुलिस स्टेशन की शुरुआत की। किसने किया है वर्चुअल पुलिस स्टेशन की शुरुआत? उड़ीसा ने। देखिए वर्चुअल पुलिस स्टेशन में लोग बिना पुलिस स्टेशन में गए वाहन चोरी से संबंधित शिकायत दर्ज कर सकेंगे। अगर किसी का जो है आपका वाहन वो चोरी हो गया है तो उसकी शिकायत वो दर्ज कर सकेंगे बिना जो है पुलिस स्टेशन विजिट किए, ठीक है। यह वर्चुअल पुलिस स्टेशन पुलिस स्टेशन उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर में जो है राज्य अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो के तहत कार्य करेगा। तो कहाँ पे रहेगा ये? भुवनेश्वर में रहेगा और राज्य अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो के अंडर ये काम करेगा। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो है बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड। क्या होती है बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड? तो देखिए ऑक्सीजन की वह मात्रा जो जल में कार्बनिक पदार्थों के जैव रासायनिक अपघटन के लिए आवश्यक है, ठीक है ना। जो जल में ऑक्सीजन की मात्रा जो कार्बनिक जो हमारे कार्बनिक पदार्थ है, कार्बन से बने पदार्थ हैं कि जैव रासायनिक अपघटन के लिए आवश्यक है। जल प्रदूषण की मात्रा को BOD के माध्यम से नापा जाता है, ठीक है ना। बायोलॉजिकल अगर जल में कितना प्रदूषण है हम BOD के मतलब बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड के माध्यम से इसको हम मेज़र कर सकते हैं। लेकिन बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड के माध्यम से केवल जैव अपघटक का पता चल पाता है, साथ ही यह बहुत लंबी प्रक्रिया है। तो ये पता चल जाता है कि जैव अपघटक कितना है, लेकिन ये बहुत ही एक लॉन्ग टाइम जो है प्रोसेस होता है। तो इसके लिए BOD को प्रदूषण मापन में इस्तेमाल नहीं किया जाता, ठीक है। अब देखिए 2019 में 9 स्थानों में से 4 स्थानों पर घुलित ऑक्सीजन या डिज़ोल्व ऑक्सीजन कहते हैं कि मात्रा शून्य थी। शून्य है, सोचिए ऑक्सीजन है ही नहीं वाटर में। जो हमारे पॉन्ड्स हैं, जो रिवर्स हैं, तो वाटर जो है 0 है,
जबकि वर्तमान में जो डिज़ोल्व ऑक्सीजन का स्तर है वो 2.3 से 4.8 मिलीग्राम पर लीटर है। तो नेक्स्ट जो हमारा है वो है राष्ट्रीय दूरभाष परामर्श केंद्र। कर्नाटक में कॉन्टेक है। तो क्या है? राष्ट्रीय दूरभाष परामर्श केंद्र। मार्च 2020 में केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार मंत्रालय, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर तथा राष्ट्रीय दूरभाष परामर्श केंद्र नॉन टेक नेशनल टेलीकम्युनिकेशन सेंटर का शुभारंभ किया गया। क्या है? कॉन्टेक्ट नहीं है, कॉन्टेक्ट, ठीक है, का शुभारंभ किया गया है। और ये जो कॉन्टेक्ट परियोजना है वो कोविड-19 नेशनल टेली कंसल्टेंसी सेंटर का संक्षिप्त नाम है। ठीक है, कॉन्टेक्ट किसका संक्षिप्त नाम है? एग्जाम में आ सकता है, तो देख लीजिए, कोविड-19 नेशनल टेली कंसल्टेशन सेंटर। यह एक टेली मेडिसिन केंद्र है जिसकी स्थापना अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान एम्स द्वारा नई दिल्ली द्वारा की गई। इसलिए इसे एम्स में स्थापित किया गया है। ठीक है, ये हमारा पूरा ये हो गया। अब देखिए नेक्स्ट हमारा क्या है कि ई कचरे का पुनर्नवीनीकरण। देखिए क्या है, हाल में ही राज्यसभा में ई कचरे का पुनर्नवीनीकरण के संबंधित विवरण पेश किया गया है, जिसके अनुसार वर्ष 2018-19 की तुलना में 17-18 की तुलना में 18-19 में पुनर्नवीनीकरण एक्चुअली ये पुनर्नवीनीकरण इलेक्ट्रॉनिक कचरे ई कचरे की मात्रा 2 गुने से अधिक हो गई है। तो मतलब जो कचरा है उसकी मात्रा, ई कचरे की मात्रा जो है इज़ गेटिंग मोर देन 2 टाइम्स, 2 गुना से ज़्यादा और हो रही है। ज्ञातव्य है कि डिजिटलाइजेशन बढ़ने के साथ ई कचरे में वृद्धि हो रही है। जैसे जैसे डिजिटलाइजेशन बढ़ रहा है, जैसे जैसे लोग जो है जो वर्चुअल चीज़ें हैं वो ज़्यादा जो है उसमें आ रहे हैं, तो जो ई कचरा है उसका भी प्रोडक्शन जो है बढ़ रहा है। कंप्यूटर, इससे संबंधित अन्य उपकरण, टीवी, वॉशिंग मशीन, फ्रिज, कैमरे, मोबाइल फ़ोन्स, इससे संबंधित अन्य उत्पाद जब चलन से बाहर हो, जब यूज़ नहीं करते हम उसको, तब जो है इसको नॉर्मली ई कचरा कहा जाता है। और राज्यसभा में पेश किए गए विवरण के अनुसार 17-18 में 244 उत्पादों की बिक्री के आंकड़े के आधार पर बिजली इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों में ई कचरे जो ई वेस्ट है की अनुमानित मात्रा, मतलब ये आपका डाटा दिया हुआ है, लेकिन जो ई कचरा है वो जो है हमारा प्रोडक्शन उसका ज़्यादा बढ़ता जा रहा है। ठीक है, जम्मू कश्मीर और इंटरनेट, तो इस पे बहुत ज़्यादा विवाद था कि उनका जो उनके राइट्स हैं उसको कम कर दिया जा रहा है। इस पे देखते हैं हम लोग। हाल में ही देश की सर्वोच्च अदालत ने नवगठित जम्मू कश्मीर शासित प्रदेश में 4G इंटरनेट सेवाओं की बहाली की अपील को खारिज करते हुए तर्क दिया है कि क्षेत्र विशिष्ट के विशेष परिस्थितियों के मद्देनज़र आवश्यक है कि राष्ट्रीय सुरक्षा की चिंताओं और मानवाधिकारों के मध्य यथोचित संतुलन स्थापित किया जाए। देखिए यहाँ पे जो अभी भी जो चीज़ जो आपका चल रहा था जम्मू कश्मीर में, उसकी वजह से जो वहाँ का इंटरनेट था वो कुछ दिन के लिए जो है बंद कर दिया गया था। तो उसके लिए जो है सर्वोच्च अदालत ने कहा है कि जो G4 इंटरनेट सेवाओं की बहाली के लिए अपील किया गया है उसको खारिज किया है, क्योंकि देखिए अगर सिचुएशन अगर विशिष्ट क्षेत्र है और सिचुएशन इस तरीके की है, तो जो हमारे नेशनल सिक्योरिटी है और जो ह्यूमन राइट्स हैं उसमें दोनों में जो है संतुलन बनाए रखना चाहिए। और अभी फ़िलहाल स्थिति को कंट्रोल में रखने के लिए कुछ चीज़ें जो इम्पोर्टेंट है वो करनी होंगी। सर्वोच्च न्यायालय ने अपने आदेश में कहा कि विदेशी ताकतें सीमाओं पर घुसपैठ करने के और राष्ट्र की हमारी अखंडता है को अस्थिर करने की पूरी कोशिश कर रही है। इसके कारण मानवाधिकारों और राष्ट्रीय सुरक्षा के मध्य संतुलन स्थापित करना आवश्यक है। ठीक है, तो जो बाहर के जो एलियंस हैं वो लोग क्या कर रहे हैं, जो हमारी बाउंड्री, हमारा जो सीमा है वहाँ पे घुसपैठ करने की कोशिश करते हैं और जो हमारे देश की अखंडता है उसको अस्थिर करने की कोशिश कर रहे हैं। इसी के साथ सर्वोच्च न्यायालय ने केंद्र सरकार को इस संबंध में सभी मुद्दों की जांच करने के लिए एक विशेष समिति की गठन करने का आदेश दिया है कि एक जो है कमेटी बनाइए और समझिए कि लोगों की क्या डिमांड है, उनके क्या सेंटिमेंट्स है, और जो है कंट्री को यूनाइट करते हुए, उसको और स्ट्रॉन्ग करते हुए कैसे सारी चीज़ों को मैनेज कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट जो हमारा है, उल्लेखनीय है कि जम्मू कश्मीर के कई संस्थानों में प्रदेश में G4 इंटरनेट के अभाव में प्रभावी ढंग से कार्य करने में आ रही समस्याओं के मद्देनज़र न्यायालय में याचिका दायर की थी।
ठीक है। अब क्या है कि फाउंडेशन ऑफ मीडिया प्रोफेशनल्स के अनुसार डॉक्टरों, स्वास्थ्यकर्मियों और मीडिया कर्मियों के लिए 4G इंटरनेट स्पीड के अभाव में सही ढंग से कार्य अपेक्षाकृत मुश्किल हो रहा है। तो ठीक है, बिल्कुल सही बात है कि जो कुछ चीज़ें हैं वो थोड़ा टफ़ हो जाएंगी, क्योंकि बहुत सारी चीज़ों के लिए हम इंटरनेट पर डिपेंड करते हैं। तो अगर इंटरनेट नहीं है तो कुछ चीज़ें जो है बहुत सुचारू रूप से नहीं चल पाएंगी। लेकिन फिर भी जो स्थिति है उसको यथास्थिति में लाने के लिए, उसको सुधार करने के लिए हमें थोड़े समय के लिए कुछ जो स्ट्रिक्टनेस है वो ज़रूरी है और वो हमें करना होगा। ठीक है। नेक्स्ट जो हमारा है वर्क फ्रॉम होम, देखते हैं। देखिए, कोरोना महामारी की वजह से भारत में भी वर्क फ्रॉम होम का कल्चर जो है तेज़ी से बढ़ता जा रहा है। तो कल्चर क्या होता है, जिसको हम रिपीटेडली जो है यूज़ करते हैं, एक्सेप्ट करते हैं जिन चीज़ों को, वो चीज़ हमारे कल्चर में आ जाती हैं। तो जो वर्क फ्रॉम होम का कल्चर है वो इंडिया में भी क्या हो रहा है, बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है। कई कंपनियों ने लॉकडाउन के तहत पहले से ही बड़ी संख्या में अपने कर्मचारियों को वर्क फ्रॉम होम पर भेज दिया था। नतीजतन आज भी कई कंपनियों के ऐसे कामगार लॉकडाउन के बावजूद काम कर रहे हैं। ठीक है ना, लॉकडाउन है लेकिन फिर भी जो लोग एम्प्लॉई हैं वो अपना घर से जो है वो वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं। उत्पादकता बनी हुई है और आज भी जो कामकाज है, इस नए तरीके से कतरा रही कंपनियां अब संभावनाएं तलाशने में लगी हैं। ठीक है, पहले जो ये जो अवॉइड कर रही थी कि घर से जो है वर्क हो पाएगा कि नहीं, अब जो है नई जो चीज़ें हैं उसको समझने में, उसको जो है इनिशिएट करने में ये लोग जो है कोशिश कर रहे हैं। देखिए, लाभ का सौदा होने की बात भी कर रहे हैं और ख़ासकर IT, BPO, टेलीकॉलिंग, डाटा क्रिएशन, एनालिटिक्स से जुड़ी कंपनियां। तो ये सारे लोग जो है ये इनके लिए एक्चुअली ये ऐसा उनका वर्किंग सेटअप ही होता है कि वर्क फ्रॉम होम उनके लिए ज़्यादा जो है बेटर और इजी हो जाता है। ठीक है। श्रम एवं रोजगार मंत्रालय के अधीन संचालित नेशनल कैरियर सर्विस के पोर्टल पर वर्क फ्रॉम होम की सुविधा देने वाली नौकरियां उपलब्ध हैं। तो ऐसी बहुत सारी जॉब्स हैं जो वर्क फ्रॉम होम की जो फैसिलिटी है वो प्रोवाइड कर रही हैं। और अगर आप भी जॉब नहीं कर रहे हैं, जॉब की तलाश में हैं, तो आप नेशनल कैरियर सर्विस पर रजिस्टर कर सकते हैं। घर पे बैठे ही रोजगार पा सकते हैं। ठीक है, कहाँ पे करना है आपको, नेशनल कैरियर सर्विस पे, और पैसे कमा सकते हैं वहाँ से। इस तरह की कई निजी कंपनियों ने निजी स्तर पर भी वर्क फ्रॉम होम की सुविधा दी है। अब देखिए, जो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमारा वो है अम्फान चक्रवात। ठीक है, अम्फान साइक्लोन के बारे में देखते हैं। मई 2020 में इस सदी का पहला सुपर साइक्लोन अम्फान भारतीय समुद्र तट से टकराया, जिससे मुख्यतः पश्चिम बंगाल और उड़ीसा में भारी तबाही मची। कहाँ पे मची, पश्चिम बंगाल और उड़ीसा में। ठीक है। विदित हो कि सुपर साइक्लोन में चलने वाली हवा की रफ्तार आमतौर पर 200 किलोमीटर प्रति घंटे से भी तेज़ हो सकती है। तो जो स्पीड होगी एयर की वो 200 पर किलोमीटर से ज़्यादा हो सकती है। और भारत में इससे पहले इस तरह के अम्फान की तरह का जो सुपर साइक्लोन है वो 1999 में आया हुआ था, जिसके चलते 10,000 लोगों की मौत हो गई थी। भारत सरकार ने उस वक्त इसे राष्ट्रीय आपदा घोषित किया था। तो देखिए, 3 नवंबर 1970 को पूर्वी पाकिस्तान और अब जो बांग्लादेश है, पश्चिम बंगाल में भोला नाम का सुपर साइक्लोन आया था। कब आया था, 1970s में। इस चक्रवात को अब तक के आए सबसे खतरनाक तूफानों में शुमार किया जाता है। इसमें करीब 5 लाख लोगों की मौत हो गई थी। इस तूफान की रफ्तार तकरीबन 240 किलोमीटर प्रति घंटा थी। ठीक है, किसकी, भोला की। कहाँ पे आया था, पूर्वी पाकिस्तान या जो अब बांग्लादेश हो चुका है वहाँ पे। तो देखिए क्या है, अम्फान को उम्पन भी कहा जाता है, उम्पन, जिसका मतलब है आसमान। ठीक है, क्या मतलब है उम्फान का या अम्फान का, आसमान। अम्फान चक्रवात का नामकरण थाईलैंड के द्वारा किया गया है। दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, और ये आपके एग्ज़ाम में आ सकता है, बहुत ही ज़्यादा चांसेस हैं। तो यू मस्ट हैव लर्न दैट जो अम्फान चक्रवात है वो उसका नामकरण थाईलैंड के द्वारा किया गया। ठीक है। देखिए, अम्फान चक्रवात से हुई क्षति से तात्कालिक राहत के लिए प्रधानमंत्री मोदी ने पश्चिम बंगाल सरकार को 1,000 करोड़ रुपए तथा उड़ीसा सरकार को 500 करोड़ रुपए की राहत राशि घोषित की है। ये हमारा हो गया अम्फान चक्रवात। नेक्स्ट हम देखते हैं गोवा। ठीक है, ग्रीन गोवा क्या है। देखिए क्या है, गोवा देश का पहला ऐसा ग्रीन राज्य है जहां 3 अप्रैल 2020 से कोविड-19 का कोई नया मामला सामने नहीं आया। ठीक है, तो ग्रीन मतलब होता है कि हम इन्वायरमेंट को नहीं देख रहे हैं, अभी हम कोविड-19 के केसेस कहाँ पे आने बंद हो गए वो देखते हैं। ठीक है, देखिए गोवा जो है क्या है,
कि पहला ऐसा ग्रीन जो है राज्य बन गया है जहां 3 अप्रैल, याद रखिएगा 3 अप्रैल 2020 से कोविड-19 का कोई भी नया मामला सामने नहीं आया। यहाँ पे कोविड-19 से 7 पॉजिटिव मामले थे जो बाद में नेगेटिव पाए गए थे। केंद्र सरकार ने कोविड-19 के मामले के आधार पर राज्यों एवं जिलों को 3 जोनों में विभाजित किया है, ठीक है। एक है रेड जोन, एक ऑरेंज जोन और एक ग्रीन जोन। तो देखिए जो रेड जोन है उसका तात्पर्य ये होता है कि उस क्षेत्र से जहां कोविड-19 के मामले ज़्यादा हैं तथा ये नए मामले के हॉटस्पॉट भी हैं, ठीक है। मामले भी ज़्यादा हैं और नए जो केसेस हैं वो भी आ सकते हैं, वो हॉटस्पॉट का एरिया है। नेक्स्ट हमारा ऑरेंज जोन है, ये वो क्षेत्र होते हैं जहां कोरोना के केसेस तो हैं लेकिन नए मामले नहीं आ रहे हैं, ठीक है। वहीं ग्रीन जोन जो है वो क्षेत्र है जहां कोरोना के केसेस है ही नहीं। तो गोवा जो है भारत का पहला ऐसा राज्य है जो ग्रीन जोन में शामिल हो गया है, ठीक है। नेक्स्ट हमारा है श्रमिक ट्रेन के बारे में देखते हैं। तो देखिए कोरोना वायरस के बढ़ते संक्रमण पर लगाम लगाने के लिए देश में लॉकडाउन की घोषणा की गई। इससे सबसे ज़्यादा परेशानी जो दिहाड़ी मजदूर हैं उनको हुआ, क्योंकि यहाँ पे क्या है, देखिए केंद्र ने राज्यों की मांग के बाद इन दिहाड़ी मजदूरों को ट्रेन से घर वापस जो है बुलाने का फैसला किया, ठीक है। तो ये केंद्र सरकार द्वारा जो है ट्रेन चलाई गई है, ठीक है। तो राज्य की मांग थी कि ट्रेन चलाई जाए ताकि जो मजदूर हैं दिहाड़ी जो और जगहों पे फंसे हुए हैं अपने घर वापस आ सकें। तो भारतीय रेलवे की श्रमिक विशेष ट्रेनों का उद्देश्य श्रमिकों को उनके घर पहुंचाना है, ठीक है। नेक्स्ट हमारा है कश्मीर में प्रीपेड मोबाइल सेवा पुनः बहाल हुई। तो जम्मू कश्मीर में 18 जनवरी 2020 से प्रीपेड मोबाइल सेवा एवं राज्य के 10 जिलों में 2G इंटरनेट सेवा दोबारा बहाल कर दी गई है, ठीक है। प्रीपेड पर वॉइस और देखिए SMS की सेवा भी बहाल कर दी गई है, परंतु जम्मू संभाग में शुरू की जाने वाली आगामी मोबाइल इंटरनेट सेवा का लाभ केवल पोस्टपेड उपभोक्ता ही उठा पाएंगे। वहीं दूसरी ओर कश्मीर में प्रीपेड मोबाइल से उपभोक्ता केवल फ़ोन कॉल और SMS ही कर पाएंगे, ठीक है। जम्मू और कश्मीर के प्रमुख सचिव जो हैं उन्होंने राज्य की हालत का जायजा लेने के पश्चात जम्मू कश्मीर के सभी स्थानीय प्रीपेड मोबाइल तथा वॉइस तथा SMS सेवा दोबारा शुरू करने की घोषणा कर दी गई है। तो अब धीरे धीरे जो जम्मू कश्मीर का जो आपका सिचुएशन है वो नॉर्मलाइज हो रहा है और वो जो पहले की स्थिति थी रोज़ कुछ ना कुछ, लेकिन अब जो है ये सारे स्टेप्स लेने के बाद जो है सिचुएशन अब एक बेटर पोजीशन में आने वाला है। कुछ टाइम लगेगा लेकिन हाँ वो जो है स्टेबलाइज हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा है डायमर भाषा बांध, ठीक है। डायमर भाषा बांध है क्या? देखिए जो पाकिस्तान है, पाकिस्तान ने चीन पावर, ठीक है ना, चाइना पावर और पाकिस्तानी सेना के व्यावसायिक अंग फ्रंटियर वर्क ऑर्गेनाइजेशन से सिंधु नदी पर डायमर बांध बनाने की संविदा या कॉन्ट्रैक्ट हस्ताक्षरित किया। क्या किया है? पाकिस्तान ने जो है चीन सरकार द्वारा संचालित फर्म है एक चीन पावर और पाकिस्तानी सेना के व्यावसायिक अंग फ्रंटियर वर्क ऑर्गेनाइजेशन से सिंधु, कौन सी नदी पे? सिंधु नदी पर एक बांध बनाने की कॉन्ट्रैक्ट जो है साइन किया है। कौन सा नाम है बांध का? क्या है? डायमर भाषा बांध। तो डायमर भाषा बांध खैबर पख्तूनवा के कोहिस्तान जिले और गिलगित बल्तिस्तान के दियामर जिले के बीच सिंधु नदी पर स्थित है। वर्ष 2028 में इस बांध को पूरा करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है, जिसके निर्माण की अनुमति लागत 1406.5 बिलियन पाकिस्तानी रुपए आकलित किया गया है। देखिए भारत का मत यह है कि गिलगित बल्तिस्तान क्षेत्र भारत के जम्मू कश्मीर का अभिन्न अंग है, जिसे पाकिस्तान ने अवैध रूप से कब्जा कर लिया था, ठीक है ना। अतः इस क्षेत्र में बांध बनाया जाना भारत की संप्रभुता पे हमला है, ठीक है। तो इससे क्या होगा? इससे पहले भी भारत पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर जो POK है से गुजरने वाले चीन पाकिस्तान जो आर्थिक गलियारा है उस पर भी अपना विरोध जताया था, ठीक है। और अभी क्या है कि यहाँ पे इलेक्शन वगैरह कराने की जो बात सुप्रीम कोर्ट ने उनकी की है उस पर भी जो है भारत ने अपना जो है अपनी नाराज़गी दी थी, डिमोर्शे जो है उनको प्रेषित किया था। तो ये सारी चीज़ें हैं, हम लोग इसको अपना अभिन्न अंग मानते हैं, हमारा अभिन्न अंग है। तो उस पर अगर कोई ऐसी कंस्ट्रक्शन या कोई भी चीज़ ऐसी एक्टिविटी की जाएगी तो फिर क्या होगी? हमारे तरफ से उसका विरोध किया जाता है, ठीक है।
तो ये हमारा जो है नेशनल जो इश्यूज़ थे वो हमने सक्सेसफुली कंप्लीट कर लिया है। अगर आपको पसंद आ रहा है तो आप प्लीज़ इसको लाइक कर सकते हैं, इसको शेयर कर सकते हैं, और जो भी जिनको भी नीड है आपको लगता है आप उनको उसको शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए चैनल को। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।